हेलो एवरीवन, कैसे हो आप? वेलकम टू माय चैनल। कैसी चल रही है आपके बोर्ड के एग्जाम की तैयारी? देखो बच्चों, जो साइंस का है सब्जेक्ट, इसकी आप बिल्कुल टेंशन छोड़ दो। मैं आपको इतने सारे मॉडल पेपर करवा दूंगी कि आप धीरे धीरे उनकी सबकी आप प्रैक्टिस और ये सारा वो ही पढ़ लोगे ना। आप जो वीडियोस में करवाए हैं वो भी इनफ है आपके लिए। और तैयारी तो आप साल भर से कर ही रहे हो। और अब वो टाइम नहीं है कि सारी बुक की बुक पढ़ी जाए या फिर पूरी बुक के एक एक एग्जाम्पल सोल्व किए जाए। बिल्कुल टाइम नहीं है। अब तो बस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और उनको ही याद करने का ही टाइम है। तो जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैंने सारे ही बताए हैं। आज मैं लेकर आई हूँ 4 नंबर और 6 नंबर वाले जो मार्क्स के आते हैं क्वेश्चन आंसर, वो लेके आए। साथ में आंसर्स भी लिखे हुए हैं। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके 29 फरवरी को एग्जाम में विज्ञान के पेपर में आपको देखने को मिलेंगे। अब अपन फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं कि आनुवांशिकता से आप क्या समझते हैं? इसके जन्मदाता कौन थे? इसकी प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। अब आनुवांशिकता अपने को अच्छे से पता है। जो भी माता पिता से जो गुण आते हैं बच्चों में, संतान में, उनको ही वही लक्षण होते हैं, वो आनुवांशिक लक्षण कहलाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हो गया अपना, आनुवांशिकता से आप क्या समझते हैं और इसके जन्मदाता कौन थे? इसकी प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। अब अपन देखते हैं कि जो माता पिता से संतान में पीढ़ी दर पीढ़ी पहुंचने वाले लक्षण जो होते हैं, अब वो लक्षण कुछ भी हो सकते हैं, जैसे कि बालों का रंग, बोलने का तरीका, उनके जो नाक नक्श होते हैं, उनको जो दिखने के बच्चे कैसे दिखते हैं, अपने मम्मी पापा के जैसे दिखते हैं, वो सारे गुण जो भी हैं, वो सारे जो भी टैलेंट वगैरह होते हैं, वो सारे आनुवंशिक लक्षण ही होते हैं जो माँ-बाप से बच्चों में देखने को मिलते हैं। इन लक्षणों को अपन वंशानुगत लक्षण कहते हैं और ये इन वंशागति को अपन आनुवंशिकता कहते हैं। अब अपने को आनुवंशिकता अच्छे से समझ आ गई। अब अपन और इसकी परिभाषा देखते हैं कि आनुवंशिकी किसे कहते हैं। विज्ञान की वह शाखा जिसमें आनुवंशिक लक्षणों की उपस्थिति एवं भिन्नताओं के कारण जो का अध्ययन किया जाता है कि कौन-कौन से आनुवंशिक लक्षण उसमें उपस्थित है, कौन-कौन से उपस्थित नहीं है, कौन से नए आनुवंशिक लक्षण उस संतान में आए हैं, इसका अध्ययन को अपन आनुवंशिकी कहते हैं। अब अपने को देखो, अब ऊपर से आप पूरा आप अच्छे से पढ़ लो। अब हम देखेंगे जो आनुवांशिकी के जन्मदाता है वो कौन है। अपने को पता है जो मेंडल है वो ही, ग्रेगोर जॉन मेंडल ही अपनी ये आनुवांशिकी के जन्मदाता उनको कहा गया। ये छोटे से गांव से बिलोंग करते थे और इन्होंने ही आनुवांशिकता की खोज करी है। और आनुवांशिकता के बारे में दूसरा पॉइंट अपन देखेंगे। एक पॉइंट तो आपको वही लिखना है कि जो मेंडल है उसने उन्होंने खोज करी है और उन्होंने जो भी विशेषताएं हैं उनकी अब विलक्षण विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे। मेंडल ने आनुवांशिकता पर प्रयोग किया और कौन से पौधे पे किया? मटर के पौधे पे। और ये अपने को अच्छे से पता है। जो ये मटर के पौधे उसने लिए थे और उन्होंने आनुवंशिकता के लिए मटर के पौधे को इसीलिए चुना। अब ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि मेंडल जो उन्होंने आनुवंशिकता का प्रयोग किया तो मटर के पौधे का ही चयन क्यों किया? क्यों? क्योंकि इसलिए किया क्योंकि इसमें विपरीत लक्षण वाले पौधे भी होते हैं। कुछ वो वाले ले लिए, कुछ वो वाले ले लिए, इसीलिए उनको मटर के पौधे का चयन किया। मेंडल ने आनुवंशिकता के प्रयोग के प्रमुख 3 नियम दिए थे। अब ये भी आ सकते हैं कि कितने नियम दिए? 3 नियम दिए। तो तीनों नियम के नाम अपने को याद रखने हैं और इनके क्या-क्या गुण हैं, इन नियमों, ये नियम क्या है, उनको भी अपन को अच्छे से याद करने हैं। प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम और स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। जैसा कि नाम में ही बताए गए हैं, सेम नाम के ऊपर ही इनकी डेफिनेशन, ये नियम लागू होते हैं। अपन ने नाम लिख दिया। अब डेफिनेशन आप अच्छे से देख लेना कौन-कौन से नियम है और उनकी कौन-सा गुण प्रभावी होता है तो उसको प्रभाविता का नियम कहते हैं। और स्वतंत्र अपव्यय का नियम मतलब कुछ पृथक्करण का नियम, जैसे कुछ अलग ही गुण मटर के पौधे में आ जाते हैं, इसलिए पृथक्करण का नियम, स्वतंत्र अपव्यय का नियम, ये सारे अपन को याद करने हैं। लेमार्क एवं डार्विनवाद की तुलना कीजिए। या फिर ऐसे भी आ सकता है कि इनकी टिप्पणियाँ लिखिए, इनको परिभाषित कीजिए। ये सवाल कुछ भी घुमा फिरा के कर सकते हैं, बट ये जो टॉपिक है लेमार्क वाला और डार्विनवाद वाला, डेफिनेटली इसमें से क्वेश्चन आने वाला है। और ये बच्चों आप अच्छे से याद कर लेना है। आंसर भी मैं लेके आई हूँ, आंसर मैं मेरे हिसाब से बता देती हूँ, बट आप और इसमें अपना थोड़ा और डिटेलिंग जोड़ना चाहो तो आप जोड़ लेना अपना।
अब अपन पढ़ते हैं कि जो डार्विनवाद क्या है। ब्रिटेन के प्रसिद्ध वैज्ञानिक चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन ने प्रकृतिवादी एक वैज्ञानिक थे और इन्होंने डार्विनवाद सिद्धांत दिया। अब अपने को पता है डार्विन है तो डार्विनवाद सिद्धांत ही ये देंगे। और ये क्या है, इनका पूरा नाम चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन है, और जिन्होंने लेमार्क के पश्चात जैव विकास के संबंधों में प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत दिया। अब ये भी है कि डार्विन ने कौन सा सिद्धांत दिया, प्राकृतिक वर्ण का। और प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत लेमार्क ने भी दिया था, बट लेमार्क के बाद डार्विन ने इसको और आगे बढ़ाया। इसके आगे चलकर फिर अन्य वैज्ञानिकों ने इन 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 जो भी डार्विन है इनको लेमार्कवाद कहा गया। ये प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत दिया। और क्या है इस प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत में, आप अच्छे से और बुक में से देख लेना। अब लेमार्कवाद देखते हैं कि अपन ने ये जो लेमार्क जो साइंटिस्ट थे ये फ्रांस के प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे। और जो इनका लेमार्क जो प्रथम वैज्ञानिक थे जिन्होंने जैव विकास के संदर्भ में कार्य किया या फिर प्रयोगशाला खोली और प्रयोग किए। जो लेमार्क का नाम आते ही आपको जैव विकास याद रखना है, और डार्विन का नाम आते ही आपको प्राकृतिक वर्ण का नाम याद आने। ऐसे छोटे छोटे की पॉइंट है, आप इन की पॉइंट को दिमाग में ला लो। डेफिनेशन तो अपन मन से अपना लिख सकते हैं क्योंकि डेली अपन ने अच्छे से पढ़े हैं। अब लेमार्क नाम आते ही आपको जैव विकास याद रहना चाहिए। इन्होंने जैव विकास संबंधी अपने विचारों को, इनकी एक इनकी फेमस बुक थी ये फिलोसॉफिक जियोफिक में, इन्होंने इस बुक में इनका अपना पूरा इन्होंने जैव विकास का सिद्धांत संबंधी नियम बताए। और आगे चलकर इनको लेमार्कवाद कहा गया। क्यों? क्योंकि ये जो सिद्धांत है वो लेमार्क ने दिए जैव विकास के, इसीलिए इनको लेमार्कवाद कहा गया। ये लेमार्क वाला क्वेश्चन डेफिनेटली पक्का आने वाला है, आप याद कर लेना। ये जो मैंने आपको पूरा बता भी दिया, ये देखो। अब और इसमें देखते हैं कि थर्ड क्वेश्चन है कि कायिक प्रवर्धन, कायिक जनन जो होते हैं, जनन की विधियां, जनन कितने प्रकार के होते हैं, लैंगिक अलैंगिक, थोड़ा आप इनको देखना। कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन किसे कहते हैं, इसकी कौन कौन सी विधियां हैं और उदाहरण सहित इनको बताइए। ये 4 नंबर का आपके क्वेश्चन आएगा पक्का। 4 और 6 नंबर में इनमें आपके क्वेश्चन आने ही वाले हैं, और यही टॉपिक है, इससे और अलग कुछ भी नहीं आएगा। ये आप पक्के याद कर लो क्योंकि अब टाइम नहीं है दूसरे याद करने का। पौधे के कई वृद्धि भाग होते हैं, और जो भी वृद्धि वाले भाग होते हैं अर्थात जो प्रोग्रेस करने वाले भाग होते हैं, जो पौधे होते हैं जब मात्र या फिर मुख्य पौधे से अलग हो जाते हैं, जैसे कि रूट, जैसे कि तना, जैसे कि फ्लावर, कुछ वो अलग होके एक नए पौधे का निर्माण करते हैं। कायिक मतलब कुछ ना कुछ पार्ट पौधों का, उस पौधे के पार्ट से कुछ नए पौधा बन जाना ही कायिक प्रवर्धन या कायिक जनन कहलाता है। जो कायिक प्रवर्धन होते हैं वो प्राकृतिक भी होते हैं, कृत्रिम भी होते हैं। और प्राकृतिक अपने को पता है जो कि अपने नेचुरल लाइफ में होते रहते हैं। अपना आप नीचे छोटी सी अगर कुछ तना कट के गिर जाता है तो उस तने से अपना आप गुलाब का फूल उग जाता है। ऐसे ये प्राकृतिक होते हैं। और जो कृत्रिम होते हैं वो अपन मनुष्य के द्वारा अच्छे से कलम बना के कलम तैयार की जाती है, फिर उसको अच्छे से लगाया जाता है और फिर नए पौधे बनाए जाते हैं। अर्थात मनुष्य के द्वारा अगर करे गए हैं तो वो कृत्रिम कहलाते हैं, और प्राकृतिक अपने आप अगर हो वो तो प्राकृतिक कायिक जनन कहलाता है। इस प्रकार का कायिक जनन पुष्पीय पादपों में निम्न भागों से होता है। अब देखो कायिक जनन किस किस के अलग होने से होता है। जड़ के अलग होने से होता है, तनों के अलग होने से होता है, भूमिगत तनों के अलग होने से, अर्धवायवीय तनों के अलग होने से, और वायवीय तनों के अलग होने से, और पत्तियों के द्वारा। मैंने आपको ये सारे क्या है, ये कायिक जनन के भाग है। और ये क्या है, ये पौधों के भाग है। और ये कुछ भी पौधों के भाग अगर अलग होकर एक नए पौधे का निर्माण करता है तो ये कायिक जनन कहलाता है। प्राकृतिक अपन ने देख लिया, और अब कायिक जनन का पूरा ही अपन ने देख लिया। अब अपन देखें कृत्रिम कायिक प्रवर्धन। मनुष्य के द्वारा पौधों में कृत्रिम ढंग से किए गए कायिक जनन को कृत्रिम कायिक जनन कहते हैं। देखो आपको अब 10th बोर्ड का एग्जाम है तो आपको अच्छे से डेफिनेशन ऐसे लिखनी है कि आगे वाला पढ़ के एकदम रखे कि एकदम प्रोफेशनल तरीके से इन्होंने लिखा है। तो अपने को इस टाइप से आप अगर लिखोगे ना तो आपके एकदम फुल मार्क्स 6 और 4 जो मार्क्स के सवाल आने वाले वो आपके अच्छे से सही होंगे। क्योंकि मेन यही है कि अपन प्रेजेंटेशन किस टाइप से दे कि उसका किस टाइप से प्रेजेंटेशन दे कि अपन उस क्वेश्चन को सॉल्व करें या उस क्वेश्चन के ऊपर अपन टिप्पणी लिखें, वो बहुत डिपेंड करता है बोर्ड एग्जाम में।
भले ही आपको कुछ ना आता हो, पर आप लिखने का तरीका इतना अच्छा हो ना तो आप अच्छे से कर सकते हो। अब देखो कायिक जनन की विधियाँ क्या-क्या है कृत्रिम वाली, कलम बनाना मतलब एक तने का छोटे सा टुकड़े ऐसे तिरछे आकार में काट के उसको लगा देना ज़मीन के अंदर थोड़ा-सा केले केले के या फिर एलोवेरा के जेल के अंदर थोड़ा-सा डुबो के मिट्टी में डाल देना, वो हो गया कलम लगाना। अब गुलाब की कमल बनती है, गन्ने की बनती है, अंगूर की, गुड़हल की बनती है। अब ये जो कलमें तैयार होती हैं, इन कलमों से एक नए पौधे का निर्माण होता है। दूसरा है कि दाब लगाना, इसमें क्या हो जाता, कोई भी टहनी या फिर कोई इनकी भाग होता है पौधे का, उसको मिट्टी में दबाकर थोड़े दिनों के लिए छोड़ दिया जाता है, तो वो नया पौधा उस दूसरी तरफ से निकल जाता है। गुट्ठी लगाना मतलब गांठ लगाना या फिर उसको छीलकर, उसी पौधे को छीलकर उसमें से छोटा सा पार्ट निकाल कर दूसरी ओर लगा देना। ये गुट्टी लगाना। रोपण हो गया, रोपण मतलब उसके अगर साइड में कुछ भी छोटा-सा पौधा या फिर छोटे से उसी पेड़ में अगर लग गया प्लांट में, तो उसको हटा के दूसरी जगह रोप देना ही रोपण कहलाता है। ये हो गए अपने 4 दाब लगाना, गुट्टी लगाना और रोपण, ये हो गए अपने कृत्रिम कायिक जनन के भाग। कायिक जनन का बता दिया मैंने आपको, कृत्रिम और प्राकृतिक कायिक जनन। और ये 4 नंबर का क्वेश्चन पक्का आने वाला है उसमें से। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुनरुद्भवन किसे कहते हैं और इसके कोई 2 उदाहरण बताइए। अब सबको पता है पुनरुद्भवन क्या किसे कहते हैं, बट लिखने का तरीका आपको ऐसा होना चाहिए, एकदम प्रेजेंटेशन अच्छी होनी चाहिए। तो आप देखो कि किस तरह ये लिखे गए हैं, आप भी ट्राई करो ऐसे अच्छे से लिखने की। निम्न श्रेणी के जंतु अपने क्षतिग्रस्त भागों को पुनः निर्माण कर लेते हैं, किस वजह से? क्योंकि उनमें पुनरुद्भवन की क्षमता पाई जाती है। एग्जाम्पल अपन देखते हैं यहाँ पे पुनरुद्भवन का, ये प्रोसेस अपने को पता है पुनरुद्भवन कहलाता है। जैसे कि हाइड्रा और प्लेनेरिया, इनमें क्या होता है, इनका कुछ भी बॉडी का पार्ट अगर टूट के निकल जाता है तो वो नया हाइड्रे का निर्माण कर लेता है। ऐसे देखो पहले इसमें विभाजन होगा और विभाजन होके वो 3 नए हाइड्रा बना लेगा। हाइड्रा तथा प्लेनेरिया के टुकड़े अलग हो जाते हैं अगर उसके बॉडी पार्ट से, तो वो पुनः एक नया भाग या फिर नया हाइड्रा या नया प्लेनेरिया बन जाता है। वो भी पूर्ण रूप से बनता है, जैसा कि पहले था वैसा ही नया भाग पूरा शरीर उसका बन जाता है एक छोटे से अंग से। अब देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की नलिका विहीन ग्रंथियों से आप क्या समझते हैं? मतलब नलिका विहीन ग्रंथियां, जिसमें नलिका नहीं होती, बिना नलिकाओं की जो जिसमें रुधिर प्रवाहित होता है, उन ग्रंथि को अपन क्या कहते हैं? उनको अंतःस्रावी ग्रंथियां कहा जाता है। और जो नलिकाओं में बहती हैं उनको बाह्य स्रावी ग्रंथियां कहते हैं, जैसे कि पसीने की वगैरह है, जो बाहर जो भी नलियों में अगर बहते हैं उनको बाह्य स्रावी ग्रंथियां कहते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियां ही जो शरीर में पाई जाने वाली नलिका विहीन ग्रंथियां होती हैं, क्योंकि जो इनमें ब्लड होता है वो नलिका में नहीं बहता। इसमें हार्मोन स्रावित होते हैं और जो ब्लड होता है उसी में सीधे हार्मोन, जो भी हार्मोन होते हैं वो सीधे ब्लड में स्रावित होते हैं। और हार्मोन का जो भी वितरण होता है वो रक्त के द्वारा होता है। अपने को पता है जो हार्मोन का वितरण रक्त के द्वारा होता है, क्योंकि रक्त ही होता है जो पूरे ब्लड में सर्कुलेट होता है, उसी में हार्मोन को स्रावित किया जाता है। ये शरीर के अंत वातावरण को स्थिर बनाए रखने के लिए और जैविक क्रियाओं के संचालन में महत्वपूर्ण कार्य करता है। कौन करते हैं? ये अंतःस्रावी ग्रंथियां। अब अपन दूसरा नेक्स्ट सवाल अंतःस्रावी ग्रंथि है कि थायराइड वगैरह है, पीनियल है, ये आप अच्छे से याद करना सारे। उनके कौन से हार्मोन स्रावित होता है, थायराइड से थायरोक्सिन हार्मोन, ऐसे अपन को सारे याद करने हैं। प्रतिवर्ती क्रियाएं अपने को पता है, अनेक क्रियाएं होती है जो बाहरी उद्दीपन के कारण होती है, उन अनुक्रियाएं के रूप में होती हैं, उन्हें प्रतिक्रिया या फिर प्रतिवर्ती क्रियाएं कहते हैं। प्रतिवर्ती क्रिया अनेक क्रियाएं बाहरी उद्दीपनों के कारण अनुक्रियाएं के रूप में होती हैं। इन्हें प्रतिक्रिया या फिर प्रतिवर्ती क्रियाएं कहते हैं। जैसे कि अपन चल रहे हैं और अपने एकदम पिन या फिर कांटा चुभ गया, तो अपन उसके अपोजिट क्रिया क्या करेंगे? अपन पैर ऊपर करेंगे, तो वो प्रतिवर्ती क्रिया हो गई, क्योंकि वो अचानक हुई और अचानक होती है और वो कुछ ना कुछ रिएक्शन के अपोजिट प्रतिक्रिया के अपोजिट प्रतिक्रियाएं होती हैं। अब कुछ एग्जाम्पल देखते हैं कि स्वादिष्ट भोजन देखते ही मुंह में लार आना। अब क्या हुआ? अपन ने खाना देखा वो क्रिया हुई और उसके अपोजिट में प्रतिक्रिया क्या हुई? लार का आना। लार आई वो प्रतिक्रिया हुई, किसको देख के? क्रिया को देख के प्रतिक्रिया हुई। कैसे हुई? वो स्वाभाविक हुई और अचानक हुई। अब ऐसे नॉर्मल बैठे बैठे तो लार आती नहीं है। जैसे भी गुलाब जामुन या कुछ मिठाई कुछ खाना अपने सामने आता है, तो उसको कहते, उसके अपोजिट अपने क्रियाएं अनुक्रियाएं होती हैं। उद्दीपन उद्दीपन क्या है? जो अपन ने खाना आया वो क्या है? वो क्रिया। उसके अपोजिट वो जो खाना लाना है वो क्रिया हो गया, और उद्दीपन क्या है? वो खाना। खाना क्या हो गया? उद्दीपन हो गया।
ऐसे ही लार आना, काँटा चुभते ही पैर का झटके के साथ ऊपर उड़ जाना। मैंने आपको बता दिया था अभी, जैसे ही काँटा लगता है अपन उसमें उद्दीपन क्रियाएँ स्टार्ट हो जाती है और क्रिया की वजह से प्रतिक्रिया अपने पैर करता है। तेज प्रकाश से आँख की पुतली का सिकुड़ना आदि प्रतिवर्ती क्रिया के उदाहरण है। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये एग्जाम्पल और आपको ये एग्जाम्पल याद करने हैं क्योंकि प्रतिवर्ती क्रिया का क्वेश्चन आता ही आता है। 7वां क्वेश्चन है कि वाष्पोत्सर्जन किसे कहते हैं, इसके महत्व को स्पष्ट कीजिए। देखो अपन को जैसे कि वाष्पोत्सर्जन है, ये अपन को आते तो है पर अपन को कैसे अपन इनको प्रेजेंटेशन इनकी कैसे दे, कैसे अपन इनको इतने अच्छे तरीके से लिखे कि एग्जामिनर आपको अच्छे से नंबर फुल मार्क्स दे। पौधे जो होते हैं वो मृदा से जल और खनिज लवण अवशोषण करते हैं, अपने को पता है किससे करते हैं, जल और मृदा से जड़ों के द्वारा। मृदा में से जड़ों के द्वारा जो पौधे होते हैं वो जल और खनिज लवण अवशोषित करते हैं। पौधे अवशोषित जल का कितना भाग 1% भाग जैविक क्रियाओं में प्रयोग करते हैं। वो जो शेष भाग होता है वो वायवीय भागों से जल वाष्प के रूप में बाहर निकल जाता है। 1% ही जो उनके प्रकाश फोटोसिंथेसिस में काम आता है, बाकी जो होता है ना वो वाष्पोत्सर्जन या फिर कुछ न कुछ क्रियाओं के द्वारा बाहर निकल जाता है, मतलब वो निष्कासित हो जाता है। जो निष्कासित हो गया वही वाष्पोत्सर्जन का प्रोसेस कहलाता है। पौधे के वायवीय भागों मतलब जो वायु के कांटेक्ट में है, जैसे कि लीफ पत्तियां और ये अपने ये फूल और तना वगैरह, ये वायवीय भाग कहलाते हैं। इनके द्वारा जो भी जल की हानि होती है, जल का ह्रास होता है, वो वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। अर्थात पानी का वाष्प के रूप में हानि होना ही वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। ठीक है, मैंने आपको क्वेश्चन बताए, ये आप अच्छे से करना। ये अपने 4 और 6 मार्क्स के क्वेश्चन पक्के ही आने वाले हैं और मैं आपके कल ये परसों और लेके आ रही हूँ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस फिजिक्स के और अपने केमिस्ट्री के तो हो गए, बायोलॉजी के ये भी हो गए और भी लेके आ रही हूँ मैं क्वेश्चन आपको। तब तक आप ये इन क्वेश्चनों को अच्छे से याद कर लो और याद अच्छे से करके मतलब लिख के भी आप अच्छे से याद करो उनको। थैंक यू फ्रेंड्स।